हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम क्विक रिवीजन करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर का, जिसका नाम है सॉल्यूशंस। अब ये क्विक रिवीजन आपको क्यों देखना चाहिए, उसका एक ही रीजन है, और रीजन वही है जो मैं लास्ट वीडियो में आपको बोल चुका हूं। इस वीडियो में हम 2007 से लेकर 2020 तक के जितने भी केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। दैट्स वाई ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नॉर्मली इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आते हैं वो 4 मार्क के आते हैं, लेकिन इस साल ज्यादा मार्क्स के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। इस वीडियो को मैंने 3 फेज में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट फेज में हम डिस्कशन करते हैं मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के ऊपर। सेकंड फेज में हम डिस्कशन करेंगे राउल्ट्स लॉ के ऊपर और हेनरीज लॉ के ऊपर। एनसीईआरटी में तो इनसे रिलेटेड काफी न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन पिछले 14 साल में इनसे रिलेटेड एक भी न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया। और फेज 3 में हम बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर, जिनसे हर साल न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मोल्स पर। सिंबल आपको एन पता ही है। कभी भी किसी भी स्पीशीज का, किसी भी सब्सटेंस का मोल्स निकालना हो तो फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ओके, मोलर मास आपको हमेशा दिया जाएगा, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर मोलर मास नहीं देंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देंगे, उसके अंदर आइटम्स के मास को टोटल करके आप मोलर मास निकाल सकते हैं। तो इसका तो लोड आपको लेना नहीं है। बात करते हैं गिवन मास। गिवन मास आपको हमेशा दिया जाएगा ग्राम्स में ही होगा। मोलर मास की यूनिट्स होती है, वो होती है ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा तो यूनिट क्या आ जाएगी? यूनिट आ जाएगी मोल। इस तरीके से आप मोल निकाल सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ये क्विक रिवीजन है। यहां आप ये ना सोचें कि हम बिल्कुल बेसिक जीरो से स्टार्ट करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, नहीं तो ये चैप्टर 18 to 19 क्लासेस में पूरा होता है। यहां 1 घंटे में पूरा नहीं हो सकता। दैट्स वाई तो हम सिर्फ उन पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहे हैं जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन को लेते हुए। नाउ तो ये तो हुआ मोल। अब इसी के जस्ट बाद हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की। करेक्ट, मोल फ्रैक्शन किसका? मान लीजिए ए का और मोल फ्रैक्शन बी का। हमारे केस में जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर, इसके अंदर बाइनरी सॉल्यूशंस ही होते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। तो ए जनरली आप सॉल्वेंट के लिए मान लीजिए और बी जो है वो आप सॉल्यूट मान लीजिए। ठीक है, तो एक्स ए एक्स बी हम यहां पे लिख देते हैं। हमारे पास 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक कंपोनेंट ए और दूसरा कंपोनेंट बी। ए को जनरली हम सॉल्वेंट मानते हैं और बी को हम सॉल्यूट मानते हैं। अब मोल फ्रैक्शन अगर आपको ए का निकालना है तो ए के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, और यहां पे टोटल के नाम पर मोल्स ऑफ ए और मोल्स ऑफ बी ही आएगा। करेक्ट, तो इस तरीके से आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि डायरेक्टली तो क्वेश्चंस कम आए हैं, लेकिन इनडायरेक्टली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में अगर आपको ये नहीं पता तो फिर आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई अगर एक्स बी निकालना है तो 2 तरीके हैं, या तो एन बी, एन मतलब मोल्स ऑफ बी, और एन ए प्लस एन बी टोटल मोल्स, या फिर दोनों में से कोई भी एक मोल फ्रैक्शन आपको निकल जाता है। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि दोनों मोल फ्रैक्शंस का जो टोटल होता है वो 1 होता है। तो अगर किसी भी एक का मोल फ्रैक्शन आपको पता है तो दूसरे का निकालने के लिए आप उसको 1 में से माइनस कर लीजिए, दूसरे का मोल फ्रैक्शन आपको मिल जाएगा। तो ये हुई मोल फ्रैक्शन के ऊपर बात। जब न्यूमेरिकल करेंगे तब अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। ये तो एक तरह से वार्म अप है। ओके, नाउ अब ये तो हुआ मोल्स, ये हुए मोल फ्रैक्शन। अब तीसरी चीज आप ध्यान रखिए, एंड दैट इज ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आप याद रखिए, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। कॉम्पिटिटिव में तो बहुत अलग चलता है, लेकिन बोर्ड्स में तो बहुत इजी सा है। जितना आप मैं समझा रहा हूं मोर देन सफिशिएंट रहेगा। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन। जिसकी डेंसिटी बोली जा रही है उसी का मास और उसी का वॉल्यूम आपको लेना होगा। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। इन तीनों में से कोई भी 2 चीज आपको गिवन होगी, तीसरी चीज आपको निकाल लेनी है। जनरली मोलैरिटी और मोलैलिटी के जब क्वेश्चंस आते हैं तब डेंसिटी का काफी रोल आता है। वो जब क्वेश्चन सेट होगा तब मैं आपको समझा दूंगा। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो 3 चीजें अगर आपको ध्यान है तो हम आगे बढ़ सकते हैं मोलैरिटी पर और मोलैलिटी पर। लेकिन अभी इन दोनों को भी स्टार्ट करें उससे पहले 2 और इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं, फिर इनको स्टार्ट करते हैं। चौथी बात हम देखते हैं मास परसेंट। देखिए, मास परसेंट को अलग अलग तरीके से पढ़ा जा सकता है, लेकिन आप तो बस जितना मैं बता रहा हूं उतना ध्यान रखिए। मास परसेंट W बाय W, सिर्फ आपको ये रीड करना आना चाहिए। अगर मैं आपसे कहता हूं 10% W बाय W NaOH सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब आप समझ गए होंगे कि एक तो NaOH है जो कि सॉल्यूट होगा, और सॉल्यूशन बनाने के लिए वाटर आप मिलाएंगे तो वाटर यहां पे एज अ सॉल्वेंट यूज होगा। तो ये हो गया सॉल्यूट, और सॉल्यूशन बना है तो उसके अंदर कौन रहा होगा? वाटर, और वाटर कहलाएगा सॉल्वेंट। ओके, तो अब इसको आपको रीड करना आना चाहिए।
ठीक है, अब रीड कैसे करते हैं इसको? 10% वेट बाय वेट का मतलब होता है ये और ये, एक सॉल्यूट के लिए और एक सॉल्वेंट के लिए, और दोनों की यूनिट्स वेट वाली यूनिट्स होंगी। 10%, तो आप रीड करेंगे 10 ग्राम NaOH जो सॉल्यूट होता है उसके लिए बोलते हैं, आगे वाला सॉल्यूट के लिए, और जो 10% लिखा है वो भी सॉल्यूट के लिए। तो 10% मतलब 10 ग्राम NaOH इज डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर टू गिव 100 ग्राम सोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा। तो जब भी वेट बाय वेट आएगा, लिखा हुआ आएगा, बहुत क्लियरली मेंशन किया जाएगा, तो जब भी वेट बाय वेट लिखा जाता है तो उसको आपको रीड कर लेना है कि 10 ग्राम सॉल्यूट है, 90 ग्राम सॉल्वेंट है और सोल्यूशन 100 ग्राम है। बस इतना आप ध्यान रखेंगे तो काम बन जाएगा। ओके, तो इंपॉर्टेंट चीज थी, ध्यान रखें। अब गलती कहां पे करते हैं? इसमें करते हैं। मान लीजिए 10% हम यहां पे ऐसा लिख देते हैं, कोई अल्कोहलिक सोल्यूशन है, 10% अल्कोहल, या हम पहले लिख देते हैं 10% V बाय V, ठीक है। V बाय V भी लिखा जा सकता है या फिर W बाय V भी लिखा जा सकता है। तो हम W बाय V लेते हैं क्योंकि अंदर जितने भी बोर्ड्स में क्वेश्चंस आए हैं वो जनरली W बाय W या W बाय V के ऊपर है, तो हम इन दो चीजों को ही उठा रहे हैं, ठीक है। तो हम W बाय V ले लेते हैं, W बाय V, 10% W बाय V अल्कोहल सोल्यूशन। अब अल्कोहल मेंशन करना जरूरी है कि कौन सी अल्कोहल है, नहीं तो फिर आप मोलर मास नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। अब यहां पे जैसे अभी आपने देखा तो आपको सोल्यूट का मास पता पड़ गया। अब एक बार सोल्यूट का अगर आपको मास पता पड़ जाता है, मोलर मास आप इन सबका टोटल करके निकाल सकते हैं, तो फिर आप इसके मोल्स निकाल पाएंगे। एक तरीके से सॉल्वेंट का आपको मास पता पड़ गया, वाटर का मोलर मास आपको पता ही है 18, डिवाइड करेंगे तो आपको इसके मोल्स पता पड़ जाएंगे, यानी मोल्स पता पड़ गए तो फिर मोल फ्रैक्शन निकल सकता है। दैट्स वाई ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां अगर इतनी सी चीज आपको दे दी जाती है तो समझिए मोल्स दे दिए, समझिए मोल फ्रैक्शन दे दिया, और अगर ये बातें आपको पता है तो मोलैलिटी और मोलैरिटी भी आसानी से निकाली जा सकती है। दैट्स वाई ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बस यहां ध्यान रखिए W बाय W और यहां है W बाय V। W बाय V का मतलब होता है ये तो सॉल्यूट के लिए ही होगा और V आ जाता है तो वो सोल्यूशन के लिए होता है, ठीक है। अल्कोहल में मेंशन किया जाएगा हमेशा, आप भी ध्यान रखिए, हम यहां पे कह रहे हैं इथाइल अल्कोहल। ओके, अब इसको आप कैसे ओपन करेंगे? जो गलती हो जाती है बस मैं वो चीज बता रहा हूं। यहां पे ओपन करने का तरीका होता है 10 ग्राम, सॉरी वेट है, हाँ, तो 10 ग्राम ethyl alcohol is present in 100 ml solution, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। यहां पे आप ये नहीं बोल सकते कि 10 ग्राम ऑफ ethyl alcohol is dissolved in 90 ml of water to give 100 ml of solution। ऐसा कहना बिल्कुल गलत होता है। ये बात आप सिर्फ जब मास की बात हो रही हो तब कह सकते हैं कि सॉल्यूट का मास अलग बोल सकते हैं, सॉल्वेंट का अलग बोल सकते हैं, और सोल्यूशन का दोनों का टोटल होता है। लेकिन जब वॉल्यूम इंट्रोड्यूस हो जाता है तो वॉल्यूम एक्सपैंड भी हो सकता है, वॉल्यूम कम भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, कई सारी बातें होती है जिस पे वॉल्यूम डिपेंड करता है। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते, आप ओवरऑल टोटल वॉल्यूम बोलोगे। तो ध्यान रखना, और एक्सप्लेनेशन की अभी जरूरत नहीं है। तो बस आप इतना ध्यान रखिए कि जब भी वॉल्यूम इन्वॉल्व हो जाता है ना तो हमेशा टोटल सोल्यूशन की बात करते हैं। तो यहां पे आप बोलोगे 10 ग्राम ऑफ अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल इज डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। टोटल 100 ml बोलना है आपको, जब भी वॉल्यूम आ जाए तो 100 ml ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल्स में काम में आएगी बात। तो वेट बाय वॉल्यूम है, ये वेट बाय वेट है, फाइन। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहां तक तो आपको बातें समझ में आ गई होगी। इन सब से हम मोल्स निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अब हम बात शुरू करते हैं मोलैरिटी और मोलैलिटी के ऊपर। देखिए नाउ, अब सबसे पहले हम बात करते हैं मोलैलिटी के ऊपर। मोलैलिटी सिंबल इज स्मॉल m। बोलते क्या है? बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ये देखिए जो मैंने बोला वो लिख दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, B सॉल्यूट के लिए, A सॉल्वेंट के लिए, और सॉल्वेंट किस में होना चाहिए? केजी में होना चाहिए। फॉर्मूले में अगर हम इसको लेकर आए तो B की जगह गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ B, गिवन मास ऑफ B, मास ऑफ द सॉल्वेंट, ये मास ऑफ द सॉल्वेंट यहां रख देंगे आप। सॉल्वेंट का मास अभी आपने देखा था, जब वेट परसेंट दिया हुआ था, वेट बाय वेट दिया हुआ था, तो 90 ग्राम वाटर आया था, तो वो मास ही तो है। बस उस मास को आप यहां रख दीजिए। बस ध्यान रखें कि मास किस में आना चाहिए? केजी में आना चाहिए। लेकिन केजी में होगा नहीं, ग्राम्स में होगा। तो केजी को ग्राम्स में चेंज करने के लिए, सॉरी ग्राम्स को केजी में चेंज करने के लिए आप क्या करते हैं? 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर केजी में है तो ये फॉर्मूला चल जाएगा, और अगर ये ग्राम्स में दे दिया जाता है और अगर आपको केजी में चेंज करना है तो आप अच्छे से जानते हैं कि WA इंटू 1000 कर देंगे इफ
इट इज गिवन इन ग्राम्स, क्योंकि ग्राम्स को आपको केजी में चेंज करना ही पड़ता है। तो इस कन्वर्जन को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो मैं फिर बोल देता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वो आपको निकालना आ ही गया। मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, ग्राम्स में है तो आप केजी में रख के यहां पे रख दीजिए, नहीं तो जो भी ग्राम्स में वैल्यू है उसे रख दीजिए और डिवाइड कर दीजिए 1000 से, 1000 ऊपर चला जाएगा और चीज ऑटोमेटिकली केजी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये आ गई आपकी मोलैलिटी। हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में, लास्ट में हम देखेंगे जो 2020 में न्यूमेरिकल्स आए उनके ऊपर बात करेंगे, तब इन चीजों को मैं वहां यूज कर लूंगा। अब हम बात करते हैं मोलैरिटी की। देखिए मोलैरिटी की यदि हम बात करें तो मोलैरिटी के लिए जो सिंबल होता है वो कैपिटल एम। इसके लिए क्या बोला जाता है? इसके लिए बोला जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नई बात आ जाती है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, ऊपर और नीचे में ये डिफरेंस हो जाता है। ऊपर मास ऑफ द सॉल्वेंट होता है और नीचे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स। एक्सपेंड करते हैं जरा, तो यहां पे देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो जो सॉल्यूट है उसका गिवन मास, सॉल्यूट का ही मोलर मास पे लोड लेना नहीं है, या तो न्यूमेरिकल में पूछेंगे या फिर दिया हुआ होगा, राइट, WB भी दिया हुआ होगा, अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन अगर ml में दे दिया गया है तो लीटर में लाने के लिए वही करना होगा जो कि ग्राम्स को केजी में चेंज करने के लिए किया था। आप किसे डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो 1000 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। लेकिन ये तब करेंगे जब इफ इट इज गिवन इन ml। अगर ml में दिया है तो आप 1000 लगा देंगे, और अगर लीटर्स में दिया है तो बस कुछ भी नहीं करना, लीटर्स में है तो कहानी यहां पे खत्म हो जाएगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है, एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, उससे आपको कनेक्शन मिल जाएगा। अब तक मैंने जितनी बातें बोली सब बात आपस में कनेक्ट हो गई, एक डेंसिटी वाली बात कनेक्ट नहीं हुई। ये बात बताना बहुत जरूरी है। वैसे आपने 11th में भी सीखी होगी, 12th में भी पढ़ा है इस चीज को, तो ये एक बार और देख लीजिए। मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन कर दिया जाए और ये कहा जाए 10% NaOH सोल्यूशन है, और जो 10% है वो वेट बाय वेट है, ठीक है। ओके, अब मैं आपसे कहूं कि भाई इतनी सी इंफॉर्मेशन दी है, मोलैरिटी और मोलैलिटी क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं? तो एक बार दिमाग लगाते हैं जरा। मोलैलिटी की यदि हम बात करें तो इसको आप लिखेंगे कैसे? इसको आप लिखेंगे 10 ग्राम तो कौन हो गया? NaOH, 90 ग्राम कौन हो गया? वाटर, और 100 ग्राम कौन हो गया? दोनों को मिला दोगे सॉल्यूट सॉल्वेंट तो सोल्यूशन। तो 10 ग्राम NaOH, 90 ग्राम वाटर, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। मैंने कहा मोलैलिटी निकालिए, तो मोलैलिटी निकालने के लिए कहानी को शुरू करते हैं। तो मोलैलिटी मोल्स, सॉल्यूट कौन है? NaOH, उसका मास कितना है? 10। मोलर मास अगर आप टोटल करेंगे NaOH को तो 40 आ जाएगा। तो ये तो मोल्स आ गए। नीचे मास ऑफ द सॉल्वेंट, मास ऑफ द सॉल्वेंट देखिए, सॉल्वेंट कौन है? वाटर, उसका मास दे रखा है, किस में दे रखा है? ग्राम्स में। मैंने कहा ग्राम्स में दिया हो तो ऊपर 1000 लगा दीजिए, केजी में आ जाएगा, खत्म, सॉल्व कर लीजिए, मोलैलिटी आ गई। चलिए अब मोलैरिटी शुरू करते हैं। अब यदि मोलैरिटी की बात करें तो मोलैरिटी के लिए मोल्स तो सेम ही आएंगे, 10/40, ये रहा ग्राम, मोलर मास ये। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम तो कहीं है ही नहीं, ये भी वेट है, ये भी वेट है, वो भी वेट है। अब क्या करें? अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कहां से लाएं? तो इसका मतलब क्वेश्चन में कोई और इंफॉर्मेशन आपको मिल ही हुई होनी चाहिए, और ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट था। इसके अंदर आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी जाएगी। मैं रफली बता रहा हूं, मान लीजिए डेंसिटी हो 1.021 ग्राम पर ml। मान लीजिए डेंसिटी दी हुई हो, क्या अब ये क्वेश्चन हो सकता है? तो दिमाग लगाते हैं। अगर हमें डेंसिटी दी हुई है, किसकी दी हुई है? सॉल्यूशन की। फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूशन, जो कि हमारे पास है 100 ग्राम्स। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें नहीं पता, उसी के ऊपर तो सारा खेल है, लेकिन हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि डेंसिटी हमें दे रखी है। और मास ऑफ द सॉल्यूशन आपको पता है, मास ऑफ द सॉल्यूशन 100 ग्राम्स है और डेंसिटी 1.021 ग्राम पर ml है, करेक्ट। तो ये भी ग्राम्स, ये भी ग्राम्स, तो ग्राम से ग्राम तो कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आपको मिल जाएगा ml में। तो ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम की वैल्यू यहां पुट कर दी जाएगी, और क्योंकि इसको सॉल्व करने से आंसर ml में आ रहा है तो लीटर में लाने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, दैट्स ऑल। तो अगर क्वेश्चन में डेंसिटी दी हुई है तो आप समझ जाइए कि डेंसिटी और मास ऑफ द सॉल्यूशन को यूज करके हम वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन निकालेंगे, और उस वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन को हम यहां यूज कर लेंगे। ml में आ रहा है इसलिए 1000 से डिवाइड करेंगे, वो ऊपर आ जाएगा और अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से आप मोलैरिटी, मोलैलिटी निकाल सकते हैं यदि आपको मोल्स, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट के बारे में आइडिया होता है तो। इनसे रिलेटेड पिछले 14 साल में 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है
और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में तो इन सबका यूज होता ही होता है, क्योंकि हर फॉर्मूले में मोलैरिटी या मोलैलिटी यूज होती है। लेकिन मैं बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर कह रहा हूं, विदाउट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी 3 से 4 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। दैट्स वाई ये आपको आना बहुत जरूरी है। तो इसके साथ हमारा फेज 1 कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करेंगे फेज 2 के ऊपर। ओके, इस फेज में हम बात करेंगे हेनरी लॉ एंड राउल्स लॉ के ऊपर। ओके, देखिए एनसीईआरटी में इन दोनों के भी ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन पिछले 14 साल में न्यूमेरिकल्स पूछे नहीं गए हैं। फिर भी हम सबसे पहले आइडिया तो लेंगे ही दोनों लॉस का। देखिए ये लॉ तब एप्लीकेबल होती है जब किसी गैस को किसी लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है, यह ध्यान रखिए। और राउल्स लॉ तब एप्लीकेबल होती है जब 2 वॉलेटाइल लिक्विड्स आर मिक्स्ड। ओके, तो जब 2 वॉलेटाइल लिक्विड्स को मिक्स किया जाता है तो राउल्स लॉ, और जब गैस को किसी लिक्विड में मिक्स किया जाता है तो हेनरीज लॉ। फाइन, हेनरीज लॉ के लिए 2 केसेस हैं, एक प्रेशर का इफेक्ट और दूसरा टेम्परेचर का इफेक्ट। मैं बिल्कुल ब्रीफ कर दूंगा अब एकदम से। देखिए प्रेशर के इफेक्ट में एक लॉ है जैसे हेनरी लॉ कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, partial pressure of gas right in vapor phase is directly proportional to its mole fraction in the solution। मतलब कि एक गैस पे जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे उसका उतना ही ज्यादा अमाउंट उस सॉल्यूशन के अंदर पहुंच जाएगा। फाइन, तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रख सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस को आप और खोल सकते हैं, मोल्स ऑफ गैस अपॉन मोल्स ऑफ गैस प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। पर ध्यान रखिए ऐसे केसेस में गैस की सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, इसीलिए मोल्स ऑफ गैस बहुत कम होता है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट से। ये चीज आप ध्यान रखेंगे तो न्यूमेरिकल में गलती नहीं होगी, न्यूमेरिकल कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस KH मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस अपॉन टोटल मोल्स में केवल आप मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हो, क्योंकि गैस और सॉल्वेंट दोनों का जो टोटल होता है वो सॉल्वेंट के मोल्स के बराबर ही आएगा, क्योंकि गैस के मोल्स बहुत कम माने जाते हैं, क्योंकि गैस इन लिक्विड्स में बहुत कम सॉल्युबल होती है। फाइन, तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। अब इस पे क्वेश्चन क्या है, देखिए इस पे एक क्वेश्चन तो ये होता है कि एनॉक्सिया, दूसरा क्वेश्चन है बेंड्स, और जो तीसरा क्वेश्चन है वो आ जाता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे एक्वेटिक लाइफ के ऊपर। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, सीधी सी चीज है। देखिए एनॉक्सिया क्या है, एनॉक्सिया है ब्रेन तक कम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का पहुंचना। अब कब पहुंचती है, जब आप हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाने से ब्लड में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, और ब्रेन तक भी जब ऑक्सीजन कम पहुंचती है तो उस मेडिकल कंडीशन को हम एनॉक्सिया कहते हैं। ध्यान रखें, जैसे ही आप डीप डाइविंग की जाती है तो डीप डाइविंग में वहां पर प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाने की वजह से ब्लड में काफी सारी गैसेस डिसॉल्व हो जाती है विद ऑक्सीजन। मतलब नाइट्रोजन भी ज्यादा डिसॉल्व होती है, ऑक्सीजन भी ज्यादा डिसॉल्व होती है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। अब ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाती है, जबकि नाइट्रोजन अनयूटिलाइज नाइट्रोजन जो होती है, जब आप सरफेस पे आते हैं तो प्रेशर कम होता है, और वही अनयूटिलाइज नाइट्रोजन वेन्स में अपने बबल्स बना लेती है, और इन्हीं बबल्स की वजह से वेन्स बर्स्ट भी हो सकती है, और इसी मेडिकल कंडीशन को बेंड्स कहते हैं। फाइन, तो बेंड्स कब क्रिएट होता है, बेंड्स तब क्रिएट होता है जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो, और एनॉक्सिया कब क्रिएट होता है, जब प्रेशर बहुत कम हो। हम रहते हैं सी लेवल पर, हमें इनमें से कोई भी इशू नहीं होगा। ओके, तो ये 2 बातें आप अच्छे से ध्यान रखिए। बस इतना ध्यान रखिए कि बैंड्स को अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है, तो बैंड्स को अवॉइड करने के लिए नाइट्रोजन का फ्रैक्शन कम करके उसमें हीलियम मिला दी जाती है। क्यों, ये बात हमने पी ब्लॉक में भी देखी है। हीलियम इसलिए मिला दी जाती है क्योंकि हीलियम की सॉल्युबिलिटी ब्लड में बहुत कम होती है, तो जो चीज घुलेगी ही नहीं वो बाहर आकर बबल्स क्या बनाएगी, दैट्स वाई थोड़ा सा सेफ हो जाता है। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। छोटी सी बात है, गैसेस वैसे ही लिक्विड में बहुत कम डिसॉल्व होना चाहती है, और वैसे भी आप लिक्विड को अगर गर्म करोगे तो गैस की एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है, लिक्विड से बाहर आने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, और लिक्विड से बाहर आने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी अगर पानी को गर्म किया जाए, तो पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और डिसॉल्व ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो जो एक्वेटिक लाइफ है वो ठंडे पानी की तरफ माइग्रेट करेगी, क्योंकि वार्म वाटर में उन्हें उतनी डिसॉल्व ऑक्सीजन नहीं मिलती जितनी कि उन्हें कोल्ड वाटर में मिलेगी। तो दैट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इतना सफिशिएंट है हेनरी लॉ के लिए। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं राउल्स लॉ के ऊपर। नाउ राउल्स लॉ, देखिए राउल्स लॉ 2 वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए आती है। 2 वोलेटाइल लिक्विड्स को आपने आपस में मिला देना है। अब वोलेटाइल है तो दोनों की वेपर्स बन रही होगी अलग अलग से भी। जब अलग अलग से वेपर बनती है, मान लीजिए 2 कंपोनेंट्स आपके, एक ए कंपोनेंट है और एक बी, अलग अलग रखे हैं, तो आप P0A
और पी नॉट बी बोलेंगे जब अलग अलग रखें। तो जो ए की वेपर्स बनेंगी, ए का जो वेपर प्रेशर होगा, ठीक है, वेपर प्रेशर की वैल्यू फिक्स्ड होती है एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर, क्वांटिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता कम लिया या ज्यादा लिया। तो पी नॉट ए अगर अकेला ए है, पी नॉट बी अगर अकेले में है, अगर इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए, राइट, तो अब जो मिक्सचर है, मिक्सचर में भी ए की वेपर्स होगी, बी की वेपर होगी, लेकिन साथ में होगी, तो उस वक्त आप पी ए और पी बी बोलेंगे। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल वर्ड लगने का मतलब है सोल्यूशन के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, करेक्ट। अब इन सबको आपस में रिलेट करके ही राउल्ट्स लॉ है। अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ, पी ए पी नॉट ए एक्स ए, मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा कंसेप्ट्स के ऊपर क्योंकि हमें सिर्फ टॉपिक समझना और वैसे भी न्यूमेरिकल्स आए नहीं है पास्ट ईयर्स में, दैट्स वाई बस आप एक फॉर्मूला ध्यान रखिए, उससे काम हो जाएगा। पी ए होता है पी नॉट ए एक्स ए और पी बी होता है पी नॉट बी एक्स बी। मैं जब अभी आपको ग्राफ बताऊंगा उसमें भी इस बात को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, अभी के लिए फॉर्मूला आप याद रखिए। और डाल्टन्स लॉ से आप जानते हैं पी टोटल होता है पी ए प्लस पी बी, ओके। तो जब पी ए प्लस पी बी होता है तो अब इनकी वैल्यूज को अगर हम पुट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा पी टोटल पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये वो फॉर्मूला है जिससे आप राउल्ट्स लॉ के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि मिक्सिंग की गई है नहीं की गई है, किस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम किया जा रहा है, नहीं तो इससे तो सॉल्व होगा ही होगा। दो मोल फ्रैक्शन है, एक का पता लगा लेंगे तो दूसरे का हो जाएगा। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये और ये जो मोल फ्रैक्शन है ये, ठीक है, लिक्विड फेज में है, तो जब आपने ए और बी को मिलाया तो वॉलेटाइल है लेकिन है तो लिक्विड स्टेट में, तो लिक्विड स्टेट के अंदर जो इनका मोल फ्रैक्शन होता है वो ये होता है। अब जब इवोपरेट होते हैं तो वेपर्स बन जाती है, वेपर फेज में भी इनका मोल फ्रैक्शन होता है। वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन को आप इस तरीके से बताएंगे, ठीक है। अब ये जो मोल फ्रैक्शन है इसका सिंबल अलग है, इसका सिंबल अलग है, तो सिंबल्स पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। जब इस तरीके से लिखा है तो आप समझ जाइए बात हो रही है वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन की। और वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन अगर निकालना पड़े तो ध्यान रखें पी ए अपॉन पी टोटल। यहां पे लोग गलती कर देते हैं, पी टोटल अपॉन पी ए भी कर देते हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली आपको ध्यान रहना चाहिए वैसे कि मोल फ्रैक्शंस जो होते हैं उनकी वैल्यू एक से कम होती है, और पी टोटल जो होता है ए और बी का जो टोटल होता है वो हमेशा अकेले के वेपर प्रेशर से तो ज्यादा ही होगा ना। ए और बी का टोटल जो आएगा वो अकेले ए से तो ज्यादा ही होगा, इसलिए बड़ी चीज नीचे रखोगे तो अपने आप आंसर फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो पी ए बाई पी टोटल। अब वाई बी बोले तो अगर आपका ये निकल गया तो दो तरीके हैं, एक तो आप लिख सकते हैं पी बी बाई पी टोटल, ओके, और दूसरा आप क्या लिख सकते हैं, पहले भी मैंने बता दिया कि अगर आपको एक चीज पता पड़ गई, अब मान लीजिए वाई बी निकालना है तो वाई बी निकालने के लिए 1 माइनस वाई ए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। क्वेश्चन आसान होता है लेकिन लेंथी बहुत होता है। मान लीजिए मास से कहानी शुरू कर दी, दो सॉल्वेंट, दो लिक्विड्स हैं, उनका मास आपको दे दिया ग्राम्स में और मोलर मास दे दिया, तो आप क्या करोगे, पहले मास को मोलर मास से डिवाइड करके मोल्स निकालोगे, मोल्स निकाल देने के बाद मोल फ्रैक्शन निकालोगे। मोल फ्रैक्शन जब उनके निकल के तैयार हो जाएंगे तो उसके बाद जो पी नॉट है और पी नॉट भी दिया हुआ है उनकी वैल्यूज आप डालोगे और फिर पी टोटल निकलता है, ओके। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, हार्ड नहीं होता, राइट। और गलती लोग यहां कर देते हैं कि उन्होंने वेपर फेज में पूछा है या लिक्विड फेज में पूछा, तो लिक्विड फेज में तो मोल फ्रैक्शन ये कहलाता है और वेपर फेज में इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज अबाउट द राउल्ट्स लॉ न्यूमेरिकल्स। अब राउल्ट्स लॉ से ही एक बात कनेक्टेड है और वो बात है आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब पिछले सालों में न्यूमेरिकल तो आया नहीं है लेकिन आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे क्वेश्चंस जरूर आए, तो मैं यहां पे आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। देखिए, आइडियल की अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो वो सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे ओवर द एंटायर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन वो कहलाते हैं आइडियल सॉल्यूशन, और जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो ना करे वो कहलाते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ओके। अब देखो क्या करना है, यहां पे देख लीजिए, एक समझ लेंगे बाकी सारा समझ में आ जाएगा। देखें, वेपर प्रेशर, बस अपना काम हो जाएगा। यहां से यहां आप देखिए एक्स ए मतलब मोल फ्रैक्शन 1 है ए का, तो मतलब बी तो 0 हो गया, और यहां से यहां जाने पे बी बढ़ रहा है तो बी 1 हो जाएगा तो एक्स 0 हो जाएगा, और बीच के अंदर ए भी होगा और बी भी होगा, डन। अब जब ए 1 है
तो उसके कारण जो प्रेशर आएगा वो अकेले ए के कारण आएगा और उसको आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पी नॉट ए से। ये देखिए पी नॉट ए। यहां पे बी के कारण जो आएगा वो पी नॉट बी। क्वेश्चन एक ऊपर एक नीचे क्यों है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन ज्यादा वॉलेटाइल है। जो ज्यादा वॉलेटाइल होगा, इससे रिलेटेड भी 2020 में क्वेश्चन आया है, तो जो ज्यादा वॉलेटाइल होता है उसकी वेपर ज्यादा बनती है, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। तो हम ये मान लेते हैं कि बी ज्यादा वॉलेटाइल है ए के मुकाबले, इसलिए ऊपर है ये नीचे है, कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, ये चीज आपके सामने। सिमिलरली पी नॉट बी, यहां से यहां जब आप चलेंगे, इस पॉइंट से जब आप आगे खिसक जाएंगे और इस पॉइंट से पहले पहले आपको अच्छे से पता है कि ए और बी की दोनों की मिक्सिंग रहेगी, क्योंकि यहां पे अकेला ए है, यहां पे अकेला बी है, बीच में दोनों है। अब यहां से यहां अगर आप जा रहे हैं तो बी बढ़ता जा रहा है, तो ये पी बी यहां पे 0 है क्योंकि केवल ए ही है, और यहां पे पी बी पी नॉट बी में कन्वर्ट हो गया क्योंकि अकेला बी आ गया। सिमिलरली ये जो है ये पी ए के लिए होगा। स्टार्टिंग में पी ए 1 है तो पी नॉट ए मैक्सिमम है, और जैसे जैसे बी बढ़ता जा रहा है, बी की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, तो ए का जो वेपर प्रेशर है वो कम होते होते यहाँ 0 हो गया क्योंकि यहाँ पे ए है ही नहीं। ये जो ग्राफ है ये आइडियल सॉल्यूशंस के लिए ग्राफ है। बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें। अब इसके अंदर ये 3 कंडीशन पूछ लेते हैं। पहला, इंटरैक्शंस कैसे हैं, तो आप ये कहेंगे कि जो ए के इंटरैक्शन पहले थे, या हम ये कहें जो बी के इंटरैक्शन पहले थे, और जब इन दोनों को आपने मिक्स किया तो भी इंटरैक्शन की स्ट्रेंथ सेम थी। नंबर 1। नंबर 2, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग 0, मतलब जब आपने दो सॉल्यूशंस को मिलाया ना तो हीट इवॉल्व होगी ना हीट एब्जॉर्ब होगी, कोई चेंज नहीं आएगा। आपको अच्छे से पता है डेल्टा एच नेगेटिव आता है तो एक्सोथर्मिक, पॉजिटिव आता है तो एंडोथर्मिक। और तीसरी चीज, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, ए 20 ml मिलाया, बी 80 ml मिलाया, टोटल एक्सपेक्टेशन कितने की, 100 की, और यहाँ पे 100 ही आता है। जबकि नॉन आइडियल सोल्यूशन में एक 20 मिलाया और एक 80 मिलाया तो जरूरी नहीं है कि 100 आए, 100 से थोड़ा कम या 100 से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। सब कुछ स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है। तो वॉल्यूम चेंज हो सकता है, मास कभी चेंज नहीं होता, मास कंजर्व्ड होता है, वॉल्यूम नहीं। ठीक है, तो यहां ध्यान रखिए। तो यहां पे मिला देने पर एक्सपेक्टेड वॉल्यूम जो है वही आता है, इसलिए कोई चेंज हम फील नहीं करते। फाइन, तो ये हो गई आपकी बात है यार। एग्जाम्पल्स किसको लेंगे आप, यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स को ले सकते हैं, जैसे बेंजीन, टोलुइन, इनको आप साथ में रख सकते हैं, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, इनको आप साथ में रख सकते हैं। तो जो मिलते जुलते हैं, नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल हेक्सेन, ऐसे इन चीजों को साथ में रख सकते हैं। अब बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। देखिए मैं यहाँ पे या चलिए यहाँ बता देता हूँ। अगर हम बात करें नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की, ओके, तो सेम मान लीजिए ग्राफ तो ऐसा ही है, ओके, सब कुछ वैसा का वैसा ही लिखा है, वही वेपर प्रेशर है, वही पी नॉट ए, पी नॉट बी, सब कुछ सेम है, नीचे भी यहाँ पे सेम ही है, वही एक्स भी यहाँ जाने पे बढ़ रहा है, एक्स ए 0 है, एक्स बी 1 है, एक्स बी 0 है। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। मैं पहले चेंज करता हूं, फिर आपसे उसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, यहां पे एक चीज तो रह गई, ये लाइन, ये जो लाइन है ये पी टोटल की है, और पी टोटल क्या होता है, पी ए प्लस पी बी। तो पी ए और पी को आप जब जोड़ेंगे तो ये जगह आ जाएगी। आप देखिए जरा, यहां पे यहां तक की जो वैल्यू है, ये वैल्यू पी ए की भी है और ये वैल्यू पी बी की भी है, दोनों का पॉइंट यहां मिल रहा है। तो इतने में इतना आप जोड़ेंगे तो ये पॉइंट आपको मिल जाता है। ठीक है ना। तो किसी भी दो पॉइंट को आप इस पॉइंट पे अगर आप बात करें तो ये वैल्यू किसके लिए, पी ए के लिए, और इसी पॉइंट से यहां तक की वैल्यू किसके लिए, बी के लिए। तो बी की यहां से यहां तक तो है ही है, और उसमें इतना आप ए और जोड़ देंगे तो आपको ये पॉइंट मिल जाता है, एंड दैट इज पी टोटल। फाइन, चलिए अब यहां पे बात करते हैं। अब यहां पे क्या चेंजेस होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन की अगर हम बात करें, उम्मीद से पॉजिटिव मतलब ज्यादा, ठीक है, और ये जो येलो वाली लाइन है वो ये थी, और ये और ऊपर आ जाएगा। मतलब कि जब आप दो सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं, करेक्ट, तो मिक्स हो जाने के बाद वो उनमें ऑलरेडी प्रेजेंट जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं उनको वीक कर देते हैं। मतलब जितने स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस उनके पहले थे, बाद में उतने स्ट्रॉन्गर नहीं रहते, और बाद में अगर उतने इंटरेक्शंस स्ट्रॉन्गर नहीं रहेंगे तो उनकी वेपर ज्यादा बनेगी, और वेपर ज्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा, और इसी चीज को हम कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। इसीलिए वेपर प्रेशर उम्मीद से ज्यादा आ रहा है, क्योंकि इन सबकी वेपर्स उम्मीद से ज्यादा बन रही है। और क्यों बन रही है, क्योंकि आप यहां पे ध्यान रख सकते हैं, ए की जो स्ट्रेंथ पहले थी, बी की जो स्ट्रेंथ पहले थी, बाद में जो स्ट्रेंथ आ रही है वो इन दोनों के मिल जाने के बाद काफी कमजोर हो गई। आपस में स्ट्रेंथ कमजोर हो जाएगी तो वेपराइजेशन ज्यादा होगा, वेपर ज्यादा बनेगी, वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी, और हम कह सकते हैं डेविएशन पॉजिटिव आ गया। ऐसे केसेस के अंदर आप कभी भी डेल्टा एच 0 नहीं बोल सकते। ऐसे केसेस में इंटरेक्शंस टूटे हैं, पुराने इंटरेक्शन टूटे हैं, और जब पुराने इंटरेक्शन टूटते हैं तो हमेशा एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होती है, राइट। तो एनर्जी जब एब्जॉर्ब होती है तो डेल्टा एच का साइन हमेशा पॉजिटिव, ऐसे ध्यान रखिए पॉजिटिव डेविएशन है तो पॉजिटिव, और ज्यादा एक्सप्लेनेशन की यहां जरूरत नहीं है। इसीलिए डेल्टा वी को भी आप क्या रख देंगे, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग पॉजिटिव, मतलब जितना वॉल्यूम आप सोचोगे उससे ज्यादा आएगा। अब आप खुद सोचिए ना, ए और बी के जो भी इंटरेक्शंस थे आपस में जब वो मिले तो इंटरेक्शंस वीक हो गए, तो उतने क्लोजली नहीं रह पाए जितने रह सकते थे। इंटरेक्शंस वीक है इसलिए दूर दूर रहेंगे, तो वॉल्यूम जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे थोड़ा सा ज्यादा आता है, और ज्यादा की वजह से
आंसर जो चेंज होता है वो पॉजिटिव साइड चला जाता है, क्योंकि आपने 100 का सोचा लेकिन 110 रहा है मान लीजिए, तो चेंज पॉजिटिव में तो आएगा, 110 माइनस 100 प्लस 10 का चेंज है। सिमिलरली इसका जस्ट उल्टा, अब आप समझ गए होंगे, उसको बनाने की भी जरूरत नहीं है, इसका जस्ट मैं उल्टा बोल दूं कि इंटरैक्शंस पहले के मुकाबले काफी स्ट्रांग हो जाएं, तो इसका मतलब है बाद वाले जो इंटरैक्शंस हैं वो पहले वाले इंटरैक्शन से काफी स्ट्रांग हो जाएं। करेक्ट। तो फिर जितना वॉल्यूम आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे वॉल्यूम कम आएगा, तो वो चीज नेगेटिव हो जाएगी। इंटरैक्शन जब भी स्ट्रांग होते हैं, एनर्जी रिलीज होती है, तो डेल्टा एच का साइन नेगेटिव हो जाएगा। और इस ग्राफ में क्या चेंजेस आएंगे, इस ग्राफ के अंदर जो चीजें मैंने ऊपर ऊपर बनाई है ये चीजें आपको नीचे की तरफ बना देनी है। राइट, नीचे की तरफ यूं, ये लाइन अपनी ठीक थी, ये लाइन भी थी, ये लाइन तो थी, बस अब आप क्या कर देंगे, ये यूं कर देंगे, इसको यूं कर देंगे और इसको यूं कर देंगे, रेस्ट ऑल इज सेम, बाकी तो सब सेम है। स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पे कोई डेविएशन नहीं होता क्योंकि मिक्सिंग ही नहीं होती, तो क्या डेविएशन बताएंगे आप, डेविएशन हमेशा बीच में ही आता है। फाइन, तो ये आपके लिए तैयार हो गया। अब क्वेश्चंस में क्या है, एक एक एग्जांपल है, बोर्ड्स में तो, कॉम्पिटिटिव में तो बहुत एक्सप्लोर करना पड़ता है, लेकिन बोर्ड्स में तो एक एक एग्जांपल है। एक एक एग्जांपल में यदि हम बात करें कि पहले के मुकाबले अगर इंटरैक्शंस वीक हो रहे हैं तो क्या एग्जांपल रखा जाएगा, तो यहां पे एग्जांपल रखा जाता है इथेनॉल प्लस एसीटोन। इसके ऊपर बोर्ड्स में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, सेम एसीटोन और इथेनॉल जब मिक्स होते हैं तो कौन सा सोल्यूशन बनता है, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आया है। राइट, तो इथेनॉल और जब एसीटोन मिलते हैं तो हमेशा नॉन आइडियल सोल्यूशन बनता है, और वो भी कौन सा, पॉजिटिव डेविएशन। क्यों, समझिए। इथेनॉल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एसीटोन में डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन है, मानते हैं। जब हम दोनों को मिक्स कर देते हैं तो जो ये एसीटोन के मॉलिक्यूल्स हैं ये इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स के साथ मिक्स होकर होमोजेनस मिक्सचर बनाना चाहते हैं। सोल्यूशन इज ऑल अबाउट होमोजेनस मिक्सचर। तो ये जो एसीटोन के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के बीच बीच में आके इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को वीक कर देते हैं, और इसी वीक हो जाने की वजह से, बॉन्डिंग का वीक हो जाने की वजह से मॉलिक्यूल थोड़े से दूर होने लगते हैं, और हम इसी को कहते हैं कि ये एक्सपेक्टेड से ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे और डेविएशन हो जाता है पॉजिटिव। फाइन, जबकि इसके एग्जाम्पल में यदि हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल में रखा जाता है क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। अब क्लोरोफॉर्म में भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है वीक, एसीटोन में भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है वीक, लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं तो एक नया इंटरेक्शन बनता है, एंड दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, O और H। तो यहां पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, यहां जो इंटरेक्शन बनता है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंटरेक्शन से काफी स्ट्रॉन्गर होता है, और अगर ये इंटरेक्शन काफी स्ट्रॉन्गर होगा तो कहानी जो मैंने अभी बताई थी वही हो जाएगी। तो ये 2 एग्जाम्पल्स आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसके एग्जाम्पल में आता है क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, करेक्ट, और इसके एग्जाम्पल में आता है इथेनॉल प्लस एसीटोन। ओके, नाउ अब बात करते हैं, इसी के साथ छोटा सा एक टॉपिक है वो मैं कनेक्ट कर रहा हूं, बहुत डिटेल नहीं दूंगा उसकी मैं, लेकिन कनेक्ट जरूर कर रहा हूं क्योंकि उससे रिलेटेड भी बोर्ड में क्वेश्चन आया, थ्योरेटिकल 1 मार्क का, एज़ोट्रोपिक मिक्सचर। इसके ऊपर जितना बोला जाए उतना कम है, बहुत डिटेल टॉपिक है, लेकिन हम बहुत छोटी सी बात करते हैं, बस कनेक्शन देख लीजिए कि एज़ोट्रोप्स क्या होते हैं। तो मैं बता देता हूं, एज़ोट्रोप एक मिक्सचर होता है एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पे पहुंच जाने के बाद, अल्कोहल वाटर को मिला दिया, एज़ोट्रोप नहीं है, एक पर्टिकुलर जब कंपोजिशन पहुंचता है उस पर्टिकुलर कंपोजिशन पे ये एज़ोट्रोपिक मिक्सचर कहलाता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर कंपोजिशन पर हम डिस्टिलेशन टेक्निक से दोनों को अलग नहीं कर सकते। नॉर्मली हम 2 चीजों को कैसे अलग करते हैं, वोलेटाइल लिक्विड्स को जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है और एक का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो डिस्टिलेशन करने से जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो इवोपरेट होकर कंडेंस करके हम अलग उसे ऑब्टेन कर लेते हैं, किया जा सकता है। लेकिन कुछ मिक्सचर्स ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर कंपोजिशन पे पहुंच जाने के बाद ऐसे अलग नहीं हो सकते, वो कांस्टेंट बॉइलिंग करते हैं, मतलब लिक्विड फेज में भी उनका वही मोल फ्रैक्शन रहता है जो वेपर फेज में उनका मोल फ्रैक्शन रहता है, मतलब साथ साथ उड़ते हैं, सेम अमाउंट से उड़ते हैं, तो ऐसे मिक्सचर्स एज़ोट्रोपिक मिक्सचर्स कहलाते हैं। ये एक हो गया इंट्रोडक्शन, मतलब दे कांट बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन टेक्निक्स, दे ऑलवेज बॉइल्स विद कांस्टेंट कंपोजिशन। नाउ बस ये बताना है कि इनमें से एज़ोट्रोपिक मिक्सचर किसको कनेक्ट करता है। तो देखिए यहाँ उम्मीद से ज्यादा वेपर्स बन रही है, जब उम्मीद से ज्यादा वेपर्स बनती है तो वो एज़ोट्रोप्स कहलाते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स। तो मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स की यदि मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड्स में कि मिनिमम बॉइलिंग जो एज़ोट्रोप्स होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग जो एज़ोट्रोप्स होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स, वो कौन सा डेविएशन शो करते हैं, एज़ियोट्रोप्स, वो कौन सा डेविएशन शो करते हैं। तो मिनिमम बॉइलिंग मतलब उम्मीद से जो बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है वो कम आ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट कम तो आप ये सोचिए वेपर ज्यादा बनेंगे। तो मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ओके, ये क्वेश्चन ध्यान रखिए। और मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप मतलब बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो गया है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो जाता है तो इसका मतलब वेपर्स कम बनती है, तो ध्यान रखें मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ियोट्रोप्स show which deviation, show negative deviation from what, Raoult's law। ये 2 बातें आप ध्यान रखना,
कनेक्शन मैंने बता ही दिया है। मिनिमम बॉइलिंग मतलब जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, मतलब वेपर ज्यादा बनेगी, तो दे शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। और अगर मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप्स की बात करते हैं तो मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तो दे विल शो या दे विल फॉर्म लेस वेपर्स, तो दैट्स व्हाई दे शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। इतना भी आप ध्यान रखेंगे तो मैं फिर कह रहा हूं, पिछले 14 साल में आए क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड सारे कवर होते जा रहे हैं। फाइन, तो अब हमारा लास्ट फेज पे हम पहुंच जाते हैं और हमारा लास्ट फेज है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और इससे 100% न्यूमेरिकल आएगा। तो अब हम बात करेंगे किसके ऊपर, अब हमारी बात होगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, इससे रिलेटेड हर साल न्यूमेरिकल आया है, तो ये जो टॉपिक है ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इसमें न्यूमेरिकल्स में कई सारी गलतियां होने के चांसेस होते हैं, हम उन सबको डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। पहला है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, फॉर्मूला है P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू Chi2 X2 बोल लो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है मेन, और हम वांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करके साथ में चलेंगे, दो बार अलग से नहीं पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल करना है, इस तरीके से आराम से होगा, आप आई को इन्वॉल्व करके चलिए। ठीक है, दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल TB, जो कि होता है TB माइनस TB नॉट, ये बड़ा ये छोटा, ये प्योर का होता है, और जब कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, तो ये सोल्यूशन का होता है। अभी मैं और एक्सप्लेन करूंगा आगे। I इंटू KB इंटू मोलैलिटी, फॉर्मूले पे ध्यान देना है सबसे पहले, फिर मैं सब चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके। तीसरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल TF, यहाँ पे होगा TF नॉट, और सोल्यूशन का और कम हो जाता है माइनस TF KF इंटू मोलैलिटी। अब मोलैलिटी की कहानी तो बिल्कुल खत्म है, हमने स्टार्टिंग में देख ली थी, वो मोलैलिटी ही कैलकुलेट होकर यहाँ रखी जाती है। बाकी चीज़ों पे बात करेंगे एक एक करके। फोर्थ, ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इज इक्वल्स टू I इंटू M इंटू R इंटू T। ये फॉर्मूले 4 हैं, इन्हीं के ऊपर सारे न्यूमेरिकल बेस्ड है, जितने भी हैं पास्ट 14 ईयर्स में वो सारे न्यूमेरिकल्स इन्हीं पे बेस्ड है मैक्सिमम। कुछ तो है मोलैरिटी, बाकी सब इससे हो जाएंगे। अब इन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट किया जाए, क्या गलतियां होती है, कैसे कैसे आगे बढ़ना है, वो सारी चीज, इन सब को यहीं पे छोड़कर अब हम यहां पे सबसे पहले डिस्कस करते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स को। क्या होते हैं भाई नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो सॉल्वेंट में जाकर ना तो आयनाइज होते हैं ना एसोसिएट होते हैं, उनका कुछ नहीं होता, ठीक है, ना टूटते हैं ना आपस में जुड़ते हैं, उन्हें नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। इस चैप्टर में बहुत सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, यूरिया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज इन पे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसके अलावा पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स, एस्कॉर्बिक एसिड, ग्लिसरॉल, ये सब वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या वो सब्सटेंस है जिन्हें हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हैं, क्योंकि ये जाकर ना एसोसिएट होते हैं ना डिसोसिएट होते हैं। पता रखने से फायदा क्या है? फायदा है इन सब के लिए वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, यानी कि जब आप ये क्वेश्चंस करेंगे तो इन सब न्यूमेरिकल्स को लगाते समय आई सब जगह 1 हो जाएगा, ठीक है, तो कोई इशू आपका आएगा ही नहीं, राइट, ये आप ध्यान रखिए। अब क्वेश्चन इज फिर इलेक्ट्रोलाइट की बात कीजिए। अब इलेक्ट्रोलाइट 2 टाइप के होते हैं, एसोसिएट होने वाले, डिसोसिएट होने वाले। हम पहले बात करते हैं डिसोसिएशन वालों की। ध्यान रखें जो भी चीज डिसोसिएट होती है उन सब के लिए आई की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, राइट, और जो चीज एसोसिएट होती है उन सब के लिए आई की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी, ओके, तो ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे। तो अब एग्जाम्पल्स, इसमें तो बहुत लिमिटेड एग्जाम्पल है, सारे एग्जाम्पल्स यहीं पे ही हैं। डिसोसिएशन के केस में जो चीज आपको देखने को मिलेगी KCl, NaCl, बहुत होते हैं, मैं मेन लिख रहा हूं, Na2SO3 या Na2CO3 ले लेते हैं, Na2CO3, CaCl2, आपका काम इन्हीं से हो जाएगा, मतलब जितने भी क्वेश्चंस मैंने देखे उनमें यही हैं,
और कंसेप्ट समझना है, अगर एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो बिल्कुल क्लियर है। अब अगर डिसोसिएशन कैसा हो 100%, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर डिसोसिएशन 100% होता है तो इसके लिए आई की वैल्यू जो आती है, ठीक है, आई की वैल्यू 2 आएगी, मतलब कितने आयंस में टूट सकता है, करेक्ट। तो डिसोसिएशन अगर 100% होता है तो ये 2 आयंस में टूट सकता है, तो 2 Na और Cl, 2 Na2 2 Na के और एक कार्बोनेट, 3 CaCl2 एक Ca का और 2 इसके, 3। ये इनके आई की वैल्यूज आप पुट कर सकते हैं। शर्त ये है कि 100% डिसोसिएशन होना चाहिए, और अगर पार्शियल डिसोसिएशन होता है तो फिर कंसेप्ट ऑफ अल्फा इंट्रोड्यूस हो जाता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो भी अभी हम इन्वॉल्व करेंगे। एसोसिएशन की यदि हम बात करें तो कुल मिलाकर 2 ही एग्जाम्पल हैं, एसिटिक एसिड इन बेंजीन, याद रखें, ठीक है। दूसरा बेंजोइक एसिड इन बेंजीन, ठीक है। तो बेंजीन के अंदर अगर ये एसिड्स लिए जा रहे हैं तो ये एसिड डायमराइज होते हैं, ये ध्यान रखें। ओके, यहां पे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई वो मैं इसलिए भी बोलना चाह रहा हूं क्योंकि यहां पे जो एग्जांपल हम लेना चाह रहे हैं ना वो है एसिटिक एसिड। अब आप कहेंगे एसिटिक एसिड तो सामने भी लिखा है, यहां पे भी लिख रहे हो, लेकिन यहां पे अगर एसिटिक एसिड इन वाटर है तो वो डिसोसिएट होता है। पानी में एसिटिक एसिड आयनाइज होता है जबकि बेंजीन में एसिटिक एसिड एसोसिएट होता है, तो ध्यान रखिए। अब 100% डिसोसिएशन कभी नहीं होता पानी में, ये आपको अच्छे से पता है, बहुत वीक एसिड है, तो 100% इसका डिसोसिएशन कभी नहीं होगा, तो इसके आई की वैल्यू कभी भी 2 हो ही नहीं सकती। तो अगर हम यहां पे इसके आई की वैल्यू 2 रख देना तो गलत है, क्योंकि नेवर डिसोसिएट 100%, वीक एसिड है ना, तो फिर आई की वैल्यू क्या होगी, तय है कि 2 से तो कम होगी लेकिन 1 से ज्यादा होगी। क्यों भाई, 1 से तो ज्यादा होगी और 2 से कम होगी। भाई डिसोसिएट तो होता है, डिसोसिएट ही नहीं हो रहा होता तो 1 होता है, तो मतलब 1 से तो आप आगे चले गए। फुली डिसोसिएट हो जाता तो वैल्यू आती 2, CH3CO- और H+ में टूटता, लेकिन फुली भी डिसोसिएट नहीं होता तो रेंज क्या मिली, 1 से तो ज्यादा 2 से कम, यानी ये पार्शियल डिसोसिएशन होता है। और जब चीजें पार्शियली डिसोसिएट होती है तो फिर वहां पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है अल्फा के ऊपर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताओ। तो ऐसे केसेस में जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने की बात आए ऐसे केसेस में, तो आपको क्या करना है, आपको 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। अल्फा इज इक्वल्स टू I-1/n-1, करेक्ट। यानी कि क्लियर मेंशन किया जाएगा क्वेश्चन में कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करनी है, तो अल्फा दिमाग में ले आओ, और डिसोसिएशन की बात हो रही है तो ये फॉर्मूला याद रखो, ये I, N और ये। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर इंट्रोड्यूस होगी तो मतलब I की वैल्यू वो नहीं आ सकती जो आप देख के निकाल रहे थे, क्योंकि ये तो तब आती है जब 100% डिसोसिएशन होता है। तो यहां पे I की वैल्यू कहां से आएगी, अब यहां पे I की वैल्यू यू विल गेट फ्रॉम द फॉर्मूलाज। तो यहां से अगर क्वेश्चन बैठता है तो यहां से रख सकते हो, यहां से I की वैल्यू निकाल सकते हो, यहां से I की वैल्यू निकाल सकते हो। क्वेश्चन अभी बताऊंगा मैं आपको, एक आइडिया दूंगा क्वेश्चन से, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो I की वैल्यू आप ये तो रख नहीं सकते, तो 100% डिसोसिएशन है, क्योंकि अल्फा इंट्रोड्यूस हो गया तो मतलब पार्शियल डिसोसिएशन है, तो I की वैल्यू तो ये रखी नहीं जा सकती। तो I की वैल्यू हम इन फॉर्मूला से निकाल के यहां पे पुट कर देते हैं और फिर अल्फा निकाल लेते हैं। अब डाउट अराइज कि N क्या है, N एक वैल्यू है जो आप देख के पता लगा सकते हैं। CH3COH अगर टूटता तो कितने आयंस में टूटता, तो आप कहेंगे 2, तो CH3COH के लिए कितनी वैल्यू हो जाती, 2, CH3COH के लिए। मैं कहता हूं NaCl के लिए कितनी होती है, तो ये भी 2 में टूटता है तो 2, CaCl2 के लिए कितनी होती है, तो आप ही कह देते 3। तो कोई भी एसिड हो, स्ट्रॉन्ग हो, वीक हो, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, कैसा भी हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, जितने आयंस में वो टूट सकता है वो वैल्यू यहां पे रख दी जाती है। तो वो तो आपको फॉर्मूला देख के समझ में आ जाएगा, तो आपको ये पता है, इसकी तो जरूरत ही नहीं है, ये फॉर्मूले से आ जाएगा, तो आप अल्फा निकाल सकते हो। फाइन, यहां पे जो अल्फा आएगा वो फ्रैक्शंस में आएगा, करेक्ट, मतलब 1 से कम आएगा, और उसको अगर आपको परसेंटेज में चेंज करना है तो इनटू 100 कर देना है। वो बात मैं और आगे बता देता हूं। अल्फा फ्रैक्शन में होता है, इनटू आप 100 कर देते हैं तो वो अल्फा परसेंट कहलाता है। ओके, तो कभी कभी वो आपसे बोलते हैं परसेंटेज एसोसिएशन बताइए, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, परसेंटेज एसोसिएशन। तो आप जो अल्फा निकालेंगे वो अल्फा ठीक है, लेकिन उसे इनटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज एसोसिएशन, और केवल डिग्री ऑफ एसोसिएशन बताइए तो फिर केवल अल्फा निकलता है। तो ये इसका यूज हो गया। आज तक जितने क्वेश्चंस आए हैं बोर्ड्स में पिछले 14 ईयर्स में, ये बातें मैं यूं ही नहीं बोल रहा, मैंने पिछले 14 साल के पेपर्स को बहुत अच्छे से देख रखा है, उन्हीं के बिहाफ पे बात कर रहा हूं। आप एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, आपको मेरी सारी बातें कनेक्ट होती हुई नजर आ जाएगी। फाइन, तो इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन आया है, लेकिन एसोसिएशन से रिलेटेड अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है। लेकिन फिर भी अगर एसोसिएशन का ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, तो एसोसिएशन के केस में अल्फा निकाल सकते हैं, फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज है, बस रेस्ट ऑल इज सेम, सब कुछ सही है, बस ये ध्यान रखना है। और यहां पे बस ये ध्यान रखें कि ये 1/n की जगह बता रहा हूं मैं, 1/2 रख सकते हैं, 1/3 रख सकते हैं। 1/2 कब रख देंगे,
जब डायमर बन रहा हो, चीजें जुड़ के डायमर बना रही हो, 1/3 कब रख देंगे? जब ट्राइमर तो सिलेबस में ही नहीं है, तो डायमर की बात होगी। तो अगर कोई डायमराइजेशन पे क्वेश्चन आ रहा हो तो यहाँ पे 1/n की जगह 1/n की जगह n की जगह 1/2 नहीं, n की जगह 1/2 रख दोगे तो 2 ही आ जाएगा, गलत। 1/n की जगह 1/2 कह रहा हूं, वो यहां पुट कर देंगे, ठीक है। आई वही फॉर्मूले से आएगा, अल्फा निकाल सकते हैं। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। तो ये ऊपर जो मैंने बताए थे वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स थे, ध्यान रखें उन सबको। ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, मोलर मास का ज्यादा लोड लेना नहीं है, हमेशा या तो फॉर्मूला दिया होगा, ठीक है, या फिर मोलर मास ही दिया हुआ होगा। आगे बात समझ में यहां तक आपको डन। चलिए अब हम पहुंचते हैं इस तरफ। ये देखिए, अब ये फॉर्मूले मैंने अभी आपको बताए थे। फॉर्मूले तो आपको समझ में आते ही होंगे, याद भी होंगे आपको फॉर्मूले। तो इन फॉर्मूले से हम आई निकाल सकते हैं। आई तब निकल सकता है जब बाकी सारी चीजें आपको पता हो, और बाकी सारी चीजें अगर आपको पता है तो आई कैलकुलेट होगा, वो आई सीधा यहां आएगा, अल्फा कैलकुलेट हो जाएगा और सीधी परसेंटेज निकल जाएगी। फाइन, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होगा कि 100% डिसोसिएशन है, तो आप समझो 100% कह रहे हैं तो ये अल्फा का कोई रोल ही नहीं है, फिर तो सीधा आई की वैल्यू पुट करो। 100% डिसोसिएशन का क्वेश्चन है तो आई की वैल्यू यहां पुट करके कुछ और चीज पूछी तो वो क्वेश्चन सॉल्व कर दो। तो दिमाग में रखना बात को, 100% डिसोसिएशन है तो अल्फा का कोई रोल नहीं है, और अल्फा का रोल है तो आई की वैल्यूज ये काम नहीं आएगी, आई की वैल्यूज आपको फॉर्मूले से निकालनी होगी। एक क्वेश्चन बताऊंगा आपको, समझ में आ जाएगा ना। तो ये फॉर्मूले आपके सामने हैं। अब पहले तो फॉर्मूले में देख लीजिए कि क्या क्या बातों का आपको ध्यान रखना होता है। पहले तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को कनेक्ट करना बताता हूं, फिर क्या क्या बातें ध्यान रखनी है वो बताता हूं। देखिए, मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया जाए आपसे, कोई भी क्वेश्चन, मैं ऐसे ही रफ क्वेश्चन बना रहा हूं एक, आपको डेल्टा टी बी की वैल्यू प्रोवाइड कर दी जाए। ये कह दिया जाए कि भाई कोई भी हमने एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कब पढ़ते हैं? जब हम किसी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को वॉलेटाइल सॉल्वेंट में मिक्स करके सोल्यूशन बना लेते हैं। मैं फिर बोलता हूं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ये सब नॉन वॉलेटाइल है, इनमें से किसी की भी वेपर नहीं बनती, तो सब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हो गए। इनको वॉलेटाइल सॉल्वेंट में हम मिक्स कर देते हैं और एक सोल्यूशन बना लेते हैं। फाइन ना। तो ये नया केस है। हेनरी में क्या था? गैसेज इन लिक्विड। राउल्ट्स में क्या था? दो लिक्विड से दोनों ही वॉलेटाइल थे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या है? एक लिक्विड है, सॉल्वेंट है जो कि वॉलेटाइल है, और उसमें एक ऐसी चीज मिलाई जा रही है जो नॉन वॉलेटाइल है, ध्यान रहे, राइट। तो डेल्टा टीबी आपको ये कहा जा रहा है कि एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में हमने मिलाया, सॉल्वेंट वाटर ही है, ठीक है। इसके अंदर हमने एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाया। भाई हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट कौन सा मिलाया? कुछ भी कह दिया हमसे, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मान लीजिए शुगर कह दिया हमसे। शुगर के लिए तो आपको वैसे ही पता है कि आई की वैल्यू 1 होती है, तो हमसे कह दिया गया कि हमने KCl मिलाया, KCN पोटेशियम क्लोराइड मिलाया, है ना। अब हमसे कहा जा रहा है कि हम पोटेशियम क्लोराइड मिलाया जा रहा है, नंबर 1। किस में मिलाया जा रहा है? वाटर में मिलाया जा रहा है। कितने वाटर में मिलाया जा रहा है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई है, करेक्ट। अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि जो KCl जब पानी में जाता है तो ये 100% आयनाइज नहीं होता, तो आप हमको ये बताइए कि इसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होगा। तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन मतलब वही अल्फा की बात हो गई। अब अल्फा क्या होगा? मान लीजिए क्वेश्चन किया गया KCl पे, डेल्टा टीबी की वैल्यू दे दी गई, ये रहा डेल्टा टीबी, राइट। तो ये सारी चीज आपके पास आ गई। KB पानी के लिए जो होता है, KB वो होता है 0.52 केल्विन kg पर मोल। आप याद ना भी रखें तो भी एग्जाम्स में तो दिया जाता है, लेकिन मेरा मानना है वाटर के लिए तो ये वैल्यू याद रख सकते हैं, क्योंकि KB जो वैल्यू होती है, जो KF जो वैल्यूज होती है सॉल्वेंट के लिए दी जाती है, और 90% केसेस में हम सॉल्वेंट वाटर ही यूज करेंगे, बाकी बेंजीन भी यूज होगा। तो अगर अदर सॉल्वेंट्स होंगे तो KB की वैल्यू तो दी हुई होगी, वाटर के लिए भी दी हुई होती है, लेकिन आप याद भी रखिए KB KF आर स्पेसिफिक फॉर सॉल्वेंट्स। तो ये KB की वैल्यू आ गई, डेल्टा टीबी हो गया। मोलैलिटी भी आपको पता होगी, मोलैलिटी में वो कह देंगे कि इतने सॉल्यूट में, इतने सॉल्वेंट में हमने डिसॉल्व किया, सॉल्वेंट का मास दे दिया, सॉल्यूट भी बता दिया कि ये वाला सॉल्यूट है, तो वो सारी चीजें करके मोलैलिटी भी आप निकाल लेंगे आराम से। अब ये सारी चीजें दी हुई है और आपसे क्वेश्चन सीधा किस पे कर दिया? अल्फा पे कर दिया। अब KCl है, राइट, डिसोसिएट होता है और आयनाइजेशन पूछा है, तो आप तो सीधा सा फॉर्मूला क्या लगाओगे? अल्फा इक्वल्स टू I-1/n-1। समझ रहे हैं ना बात को? अल्फा आपको कैलकुलेट करना है। आई कहां से लाए भाई? n क्या है भाई? KCl है, KCl टूट कर किस में आता है? K प्लस और Cl माइनस, तो ये तो 2 हो गया। अब I गायब है, इंफॉर्मेशन ये दी हुई है। अब इस इंफॉर्मेशन को तो हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो आप नोटिस कीजिए, ये आपके पास KB आपके पास मोलैलिटी की इंफॉर्मेशन दी हुई होगी 100%। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप क्या निकाल सकते हैं? I की वैल्यू को आप सीधा यहां पे पुट कर देंगे, और जैसे I की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो आप अल्फा निकाल सकते हैं, क्योंकि बाकी चीजें आपको पता है। और आपको पहले से पता होगा कि I की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि इन्होंने अल्फा पूछा है। तो KCl टूटता तो है, तो 1 से तो I की वैल्यू ज्यादा होगी, और 100% नहीं टूट रहा, 100% टूटता तो KCl 2 होती है 100% वैल्यू। तो ये बात तय है कि आपको खुद ही पता पड़ जाएगा कि I की वैल्यू की जो वैल्यू आएगी वो 1 से ज्यादा और 2 से कम आनी चाहिए। इससे गड़बड़ आ रही है, बाहर आ रही है, तो आपने कुछ गलती की है। तो वो वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे और उससे फिर आप अल्फा कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत स्मूथ क्वेश्चन होते हैं, बहुत स्मूथ। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है, फॉर्मूले याद रखने हैं। ओके फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब
अब आगे देखते हैं कि अब क्वेश्चंस में क्या आपसे मिस्टेक्स होती हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। देखिए, ये तो हुआ क्वेश्चन करने का तरीका। अब क्वेश्चंस में कई सारी छोटी छोटी बातें हैं जिनमें आपसे गलती कराई जा सकती है। सबसे पहले बात करते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में कोई कुछ खास बात नहीं है। P1 नॉट आप अच्छे से जानते हैं, प्योर, और P1 जो सोल्यूशन होता है उसका वेपर प्रेशर, और मोल फ्रैक्शन और आई। तो इस पे तो मैंने कभी ऐसा कोई क्वेश्चन देखा नहीं कि जिसमें आप ट्रिक में फंस जाएं। बात हम शुरू करते हैं इस पे, TB माइनस TB नॉट इज इक्वल्स टू KB, आई तो हम लेके चल ही रहे हैं, इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी से अब आप अच्छे से वाकिफ है। KB की बात करते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बोला KB सॉल्वेंट्स के लिए ही दिया जाता है, इट इज स्पेसिफिक फॉर द सॉल्वेंट्स। इसकी वैल्यूज अलग अलग सॉल्वेंट के लिए अलग अलग होती है। वाटर के लिए आप ध्यान रख लीजिए KB की वैल्यू 0.52 केल्विन केजी पर मोल, राइट। तो वाटर है तो 0.52 केल्विन केजी पर मोल, किसके लिए? वाटर के लिए, नंबर 1। आई हमने पूरी इंफॉर्मेशन ले ली, अब बचता है ये। अब यहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मैंने गलती करते देखा है। अगर वो ऐसा कह देते हैं कि इट इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट, इट इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट बाय, या इट लोअर्स द बॉइलिंग पॉइंट, इट लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाय, या इट इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट बाय। देखो डेल्टा TB है ना, तो जब भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आप किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो अगर मैंने पहले लोअर्स भी बोल दिया हो तो आप ध्यान रखिए, इट इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट, राइट। और डेल्टा TF की अगर बात की जाती है तो इट लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा डिक्रीज होता है और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा इंक्रीज होता है। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा कर देने से, कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला देने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया बाय 4.2 केल्विन, मान लीजिए ये कह रहे हैं। तो 4.2 केल्विन क्या है? अब स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि ये है या ये है। तो पहले तो ट्रिक बता देता हूं। वैल्यू अगर बहुत छोटी है, ऐसी है 4.2, 3.2, 1.2, 1, 2, 3, अगर ऐसी वैल्यूज है तो आप मान के चलिए डेल्टा TB या डेल्टा TF की वैल्यूज ही होंगी, ठीक है। कि कितना बढ़ गया वो ऑटोमेटिकली आपको डिफरेंस बता रहे हैं, तो सीधा वो डिफरेंस आप यहां रख देंगे। अब मान लीजिए आपसे कह रहे हैं 4.2 केल्विन, ठीक है, और आप यहां पे 4.2 डिग्री भी रखेंगे तो भी कोई अंतर नहीं है, एक ही बात है। ध्यान रखें, चेंज जब निकलता है तो चेंज की जो वैल्यू होती है वो डिग्री सेल्सियस में निकालें या केल्विन में निकालें, एक ही बात है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं 4.2 केल्विन है यहां पे चेंज, बताओ जरा डिग्री सेल्सियस में ये चेंज कितना होगा? तो चेंज रिमेन्स सेम। हाँ, मैं सीधा कहता 4.2 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करो तो बात अलग हो जाती है, या डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करो बात अलग हो जाती है। लेकिन यहां पे चेंज निकल के आता है, ठीक है। जो चेंज होता है वो चेंज डिग्री सेल्सियस और केल्विन में सेम रहता है, तो इसमें कभी कंफ्यूज मत होना, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ठीक है। तो 4.2 केल्विन बोले या 4.2 डिग्री बोले, चेंज सेम रहने वाला है, नंबर 1। ध्यान रखिए TB नॉट जो होता है वो वाटर का होता है। पानी के लिए जनरली बोले या ना बोले आप 100 डिग्री सेल्सियस ले सकते हैं, और जो सोल्यूशन होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा आएगी, ओके। अब क्वेश्चन में कभी कभी वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन बताइए, तो सोल्यूशन में ये निकलेगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट वो पूछ ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो पता होता है पानी है तो 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा। या फिर कितना इंक्रीज हुआ है बॉइलिंग पॉइंट वो निकालिए, तो डेल्टा TB निकालिए, या कितना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ है वो दिया हुआ है तो मतलब डेल्टा TB आपको दिया हुआ है। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, गलतियां होती है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। डेल्टा TF की बात करें तो पहले तो TF नॉट माइनस TF, ये वैल्यू डिग्री सेल्सियस में हो या केल्विन में हो, इसकी वैल्यू दोनों में सेम ही रहेगी, चेंज है, दैट्स व्हाई, ठीक है। ये वैल्यू बड़ी रहती है, और क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट नीचे जाता है तो जो सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आएगा वो और नीचे आएगा, राइट ना। तो ये वैल्यूज जो होंगी डिग्री सेल्सियस में अगर यहां रखेंगे तो नेगेटिव में आएगी ये वैल्यू, और केल्विन में चल रहे होंगे तो वो तो हमेशा पॉजिटिव स्केल में रहती है। तो ध्यान रखिए, ये सॉल्वेंट का होता है, और सोल्यूशन में जब आप मिला देते हैं, ठीक है ना, सोल्यूशन बना देते हैं, KCl मिला दिया, सोल्यूशन बना लिया, तो फ्रीजिंग जो पॉइंट होता है वो और नीचे चला जाता है। अगर डिग्री सेल्सियस में बात करें तो अब नेगेटिव में आएगा। तो ध्यान रखें कि क्या पूछा जा रहा है, ओके। I इंटू KF पानी के लिए 1.86 केल्विन केजी पर मोल, याद रख सकते हैं। वाटर के लिए, बाकी के लिए याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूं ये भी ना रखें तो भी चल जाएगा, दिया जाता है, लेकिन सेफर साइड पे ध्यान रखें। मोलैलिटी से आप वाकिफ ही हैं, तो गलती होने के चांसेस ये निकालने में होते हैं। सॉल्वेंट का पूछा है या सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, बस यहां गलतियां होती है। तो इस चीज का आप अच्छे से ध्यान रखिए, प्रॉपर वैल्यूज रखिए। जैसे यहां तो 0 डिग्री आ जाएगा, करेक्ट। अब ये नेगेटिव में जाएगा, ठीक है, तो माइनस, अब मान लीजिए -2 डिग्री हो रहा है, मान लीजिए KCl पानी में मिलाया आपने, NaCl पानी में मिलाया, नीचे चला गया टेम्परेचर 0 से -2 हो गया, तो डेल्टा TF क्या आएगा? 0 तो ये था ही, -2 हो गया। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, चेंज निकालेंगे तो चेंज कितना आएगा? 2 का चेंज आएगा ना। तो ये जो वैल्यूज हैं ये कभी नेगेटिव में नहीं आएंगी,
चेंज तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा ना, तो ये वैल्यूज तो हमेशा पॉजिटिव आएंगी। बस आंसर्स देते समय इसका जरूर ध्यान रखिए, अगर इसका डिग्री सेल्सियस में पूछा जा रहा है तो आंसर हमेशा नेगेटिव में होगा, ठीक है। ये 0 डिग्री होगा अगर वाटर की बात की जा रही है तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए। फाइन, चलिए अब हम बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर पे लास्ट। ओके, देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर पे यदि बात की जाए तो पाई इक्वल्स टू आई इंटू एम इंटू आर इंटू टी। देखिए टी आपको दिया जाएगा, केल्विन्स में आपको रखना है। आर की कई सारी वैल्यूज होती है, लेकिन इस चैप्टर में जो आर की वैल्यू चलती है वो 0.083 लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। टेम्परेचर किस में लेके चलना है आपको, केल्विन स्केल में लेके चलना है। मोलैरिटी हम अच्छे से जानते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्टार्टिंग में हमने देख लिया था। आई भी हम सीख चुके हैं। अब ये रहा ऑस्मोटिक प्रेशर। जनरली ये जो टेक्निक होती है, इस टेक्निक को हम बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स का मोलर मास निकालने के लिए भी यूज करते हैं। वैसे तो ये सारी टेक्निक्स किसी अननोन सब्सटेंस का मोलर मास निकालने के लिए ही यूज की जाती है। फाइन, एम मोलर मास आपसे पूछा जाता है न्यूमेरिकल्स में कि मोलर मास बताइए कोई अननोन सब्सटेंस का। ये बहुत पुरानी टेक्निक है और बहुत पुराने टाइम से किसी अननोन सैंपल का मोलर मास कैसे निकाला जाता है उसके लिए यही टेक्निक यूज होती थी और एक आइडिया लगा लिया जाता था कि वो सैंपल किस चीज का हो सकता है। तो मोलर मास निकालने के लिए पॉलीमर्स का या बायोमोलिक्यूल्स का हम ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड ही यूज करते हैं, जबकि बाकी सभी फॉर्मूले में मोलर मास आता ही है, गिवन मास अपॉन मोलर मास आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये प्रेफर किया जाता है। क्यों? देखिए बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं ना वो हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर दोनों भी हाईली अनस्टेबल होते हैं, मतलब स्टेबल अराउंड रूम टेम्परेचर। अब आप खुद सोचिए इन चारों मेथड्स में से केवल यही मेथड ऐसा है जो रूम टेम्परेचर पर हो रहा है। ऑस्मोसिस आप अच्छे से जानते हैं ऑस्मोसिस कैसे होता है, ठीक है। सेमीपर्मेबल मेम्ब्रेन के वाया हम सोल्यूशन की शिफ्टिंग करते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। सॉल्वेंट शिफ्ट कर जाता है इधर से उधर, ठीक है ना। और जो सोल्यूशन होता है उनकी कंसंट्रेशन में चेंजेस आते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है ये रूम टेम्परेचर पर होता है, इसीलिए हम बायोमोलिक्यूल्स का मोलर मास निकालने के लिए यही मेथड यूज करते हैं, क्योंकि हमें गर्म या ठंडा नहीं करना, नहीं तो ये अनस्टेबल होते हैं हाई और लो टेम्परेचर पर। पॉलीमर्स की यदि हम बात करें तो पॉलीमर्स की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है, लो सॉल्युबिलिटी। अब लो सॉल्युबिलिटी होती है, पानी में बहुत कम जाते हैं, राइट। तो इतनी कम अमाउंट में भी ऑस्मोसिस से हमें इतनी वैल्यूज मिल जाती है जो डिटेक्टेबल होती है, काउंटेबल होती है, बताई जा सकती है। जबकि बाकी मेथड्स में हमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सॉल्यूट जाना चाहिए सोल्यूशन में, तब जाकर ऐसे चेंजेस आपको बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट में देखने को मिलेंगे जो नोटिसेबल होंगे। दैट्स वाई ऑस्मोटिक प्रेशर को पॉलीमर्स में इसलिए यूज करते हैं, पॉलीमर्स का मोलर मास निकालने के लिए इसलिए यूज करते हैं, क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी में भी अगर ये डिसॉल्व होता है किसी सॉल्यूशन में तो भी ऐसी वैल्यूज आ जाती है जो डिटेक्ट की जा सकती है। बाकी मेथड्स के लिए बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सॉल्यूट का होना जरूरी है, लेकिन इसकी सॉल्युबिलिटी इतनी कम होती है कि ये बहुत ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो पाता। दैट्स वाई इसके लिए भी यही मेथड यूज किया जाता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्ट इज वेरी हाई इन केस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। फाइन, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब ऑस्मोसिस से कनेक्टेड तीन बातें होती है। एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जिसपे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव में भी खूब आते हैं और बोर्ड्स में भी आए। एक होता है हाइपरटोनिक और एक होता है हाइपोटोनिक। मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक देता हूं, बस आप तो उससे ध्यान रखिए। आइसोटोनिक, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। आइसोटोनिक का मतलब है दो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्कुल सेम हो, मतलब कि दो डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं लेकिन उनका पाई 1 और पाई 2 मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर्स दोनों के बिल्कुल कैसे हो, सेम हो। फाइन, तो जब ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों के सेम होते हैं तो उन सॉल्यूशंस को आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहा जाता है। न्यूमेरिकल में इस चीज का हम फायदा उठाते हैं, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को लेकर न्यूमेरिकल बहुत आसानी से किए जा सकते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक कह रहे हैं ना, बस आप ये दिमाग में बिठा लीजिए कि वहां पे कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। जिस सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक कह रहे हैं वहां पे कंसंट्रेशन बहुत कम है। बस ये दिमाग में अगर आपने रखा तो बात क्लियर रहेगी। तो हाइपर नाम से समझ में आ जाएगा कि जिसके लिए हाइपरटोनिक बोल रहे हैं वहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब बस आपको ये बताना है कि मूव कौन करेगा। बस एक चीज ध्यान रखिए, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, सॉल्यूट मूव नहीं कर सकता। अब आप देख लीजिए, आप खुद दिमाग लगा लीजिए कि सॉल्वेंट ही अगर मूव करता है, आप सोचिए जरा कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो इसका मतलब है सॉल्यूट कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है, और जिसके साथ इसको रखा हुआ है वो लेस कंसंट्रेटेड है, तो मतलब वहां पे सॉल्यूट रिलेटिवली कम है और सॉल्वेंट ज्यादा है, और मूव केवल सॉल्वेंट ही कर सकता है। तो सॉल्वेंट जहां कम है वहां ज्यादा की तरफ आएगा, या जहां ज्यादा है वहां से कम की तरफ जाएगा। आप खुद सोच लीजिए, सॉल्वेंट को अगर चांस मिला है मूव करने के लिए तो सॉल्वेंट हमेशा अपनी ज्यादा क्वांटिटी से अपनी कम क्वांटिटी की तरफ मूव करेगा। आप ऐसे सोचिए। तो जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस हैं उनके अंदर सॉल्वेंट रिलेटिवली कम होता है क्योंकि कंसंट्रेटेड है, और जो जिसके साथ उसको रखा गया है वो डाइल्यूट है, मतलब वहां सॉल्वेंट ज्यादा है, तो वहां से सॉल्वेंट अंदर की तरफ आएगा। क्या बात समझ में आ गई? और
हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में उल्टा हो जाता है। मैं इस बात को आपको और अच्छे से बताता हूं। आप देखिए, मान लीजिए ये रेड ब्लड सेल है और इसके चारों तरफ एक सॉल्यूशन रखा हुआ है और इस सॉल्यूशन को मैं कहता हूं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका मतलब है बाहर सॉल्यूट ज्यादा है और सॉल्वेंट कम है। डन। अब बाहर सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है, मतलब बाहर सॉल्वेंट की कमी है, तो अंदर से सॉल्वेंट कहां आएगा? बाहर आएगा, क्योंकि जहां कमी होती है उसी तरफ आता है। और अंदर से अगर सॉल्वेंट बाहर आएगा तो आरबीसी क्या होंगे? श्रिंक होंगे, श्रिवल्स होंगे, खत्म हो जाएंगे। आगे बात समझ में? क्योंकि अंदर से अगर सॉल्वेंट बाहर आएगा तो अंदर जो सॉल्ट्स है या जो भी सब्सटेंस है उसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और खत्म हो जाता है सेल। राइट। सिमिलरली अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन हो, अब आप समझ गए होंगे, ये भी आरबीसी है, बाहर एक ऐसा सोल्यूशन बनाया हमने जिसके हम हाइपोटोनिक कह रहे हैं। हाइपोटोनिक मतलब लो कंसंट्रेशन, अंदर से, अंदर के मुकाबले। आरबीसी के साथ अभी मैं इधर बताता हूं। चलिए, पहले तो लो कंसंट्रेशन है, बाहर लो कंसंट्रेशन है, मतलब सॉल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज्यादा है। अब बाहर सॉल्वेंट ज्यादा है तो सॉल्वेंट किस तरफ जाएगा? अंदर की तरफ। अब सॉल्वेंट जब अंदर की तरफ जाएगा तो जो आरबीसी है वो ब्लोट होने लगेंगे, स्वेलिंग आने लगेगी और बर्स्ट भी हो सकते हैं। तो ये डैमेज इनको मिलता है। तो अगर आरबीसी को आप सेफ चाहते हैं तो आरबीसी सेफ कब रह सकते हैं? आरबीसी सेफ तब रह सकते हैं जब सॉल्यूशन ना तो हाइपरटोनिक हो ना हाइपोटोनिक हो। सॉल्यूशंस कैसे हो? आइसोटोनिक हो। आइसोटोनिक मतलब समझ गए, अंदर और बाहर का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सेम हो, तो ना तो सॉल्वेंट बाहर से अंदर जाएगा ना सॉल्वेंट अंदर से बाहर आएगा और सेफ रहेंगे। आरबीसी बिल्कुल सेफ, करेक्ट। ना स्वेलिंग आएगी ना श्रिंकिंग होगी। और ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है जब बाहर वाला सोल्यूशन NaCl का हो और 0.9% इसकी कंसंट्रेशन हो। ठीक है, तो 0.9% वाला जो NaCl का सोल्यूशन होता है वो आइसोटोनिक होता है रेड ब्लड सेल के फ्लूइड के साथ, और ऐसे केस में श्रिंकिंग, स्वेलिंग कुछ नहीं होती। लेकिन अगर हाइपरटोनिक सोल्यूशन बाहर है तो श्रिंक हो जाएंगे, हाइपरटोनिक सोल्यूशन बाहर है तो स्वेलिंग आ जाएगी। बस आप तो दिमाग में रखिए ना, हाइपरटोनिक सोल्यूशन सॉल्वेंट कम है तो ज्यादा से कम की तरफ आएगा, अंदर से बाहर निकलेगा। हाइपोटोनिक सोल्यूशन मतलब बाहर सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है तो बाहर से अंदर की तरफ जाएगा, तो अंदर वाली चीज स्वेलिंग, अंदर वाली चीज पे स्वेलिंग आने लगेगी। आई होप बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इससे रिलेटेड भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके गाइस, तो ऑस्मोसिस से रिलेटेड अभी हमने आपके सामने कई सारी बातें करी। मेन न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल आपको डायरेक्ट करना है जैसा कंडीशंस मैंने बताई वो यूज करके। और इससे रिलेटेड अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं तो जनरली जो आए हैं पास्ट टाइम में, प्रीवियस ईयर्स में, तो उनके अंदर तो आरबीसी से रिलेटेड, श्रिंकिंग, स्वेलिंग से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आए। तो इसके साथ गाइस हमारा इसका एक क्विक रिवीजन पूरा हो जाता है। अब 2020 में जो क्वेश्चंस आए हम उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन तो बिल्कुल थ्योरेटिकल है, दो सब्सटेंस दिए हुए थे, उन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट आपको दिया हुआ था। लेट्स से हम मान लेते हैं एक का 70 मान लेते हैं और एक का 100 मान लेते हैं। अब आपसे पूछा रहा था ज्यादा वेपर प्रेशर किसका होगा एक फिक्स्ड टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर आप कुछ भी मान सकते हैं, राइट ना, कोई भी टेम्परेचर उन्होंने दे दिया आपको। तो सीधी सी चीज है, टेम्परेचर अगर हमें दे दिया जाता है या नहीं भी दिया जाता है तो ज्यादा वेपर प्रेशर किसी भी फिक्स टेम्परेचर पर उसी का ज्यादा होगा जिसकी ज्यादा वेपर्स बनेगी, और ज्यादा वेपर्स उसी की बनेगी जो ज्यादा वॉलेटाइल होगा, और ज्यादा वॉलेटाइल वही होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो ज्यादा वेपर प्रेशर किसका आएगा? जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। फाइन। दूसरा क्वेश्चन था वो ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर था, डायरेक्ट था, पाई इक्वल्स टू MRT से वैल्यूज पुट करनी थी और आंसर निकालना था। ये क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट थे तो उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। देखिए, हमसे कहा जा रहा है दो एक्वस सॉल्यूशंस हैं, एक के अंदर 7.5 ग्राम ऑफ यूरिया है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट यूरिया, मोलर मास देखिए दिया हुआ है 60 ग्राम पर मोल, जिसे डिसॉल्व किया जा रहा है 100 ग्राम ऑफ वाटर में। दूसरा जो सोल्यूशन है एक्वा सोल्यूशन, उसमें हमें नहीं पता कि किसको डिसॉल्व किया गया है तो हमने उसको Z मान लिया है, लेकिन उसको कितना ग्राम डिसॉल्व किया गया वो तो हमें पता होगा ही होगा, हमारे सामने सैंपल है तो हम वे तो कर ही सकते हैं। दैट इज 42.75 ग्राम ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। फाइन। क्वेश्चन क्या राइज कर रहे हैं? क्वेश्चन कर रहे हैं आप हमें मोलर मास बताइए उस Z का, और एक इंपॉर्टेंट हिंट आपको ये दिया गया है कि दोनों सोल्यूशन जो है जब फ्रीज होते हैं, सोल्यूशन, राइट, प्योर सॉल्वेंट की बात नहीं करें, प्योर सॉल्वेंट वाटर है वो तो 100 डिग्री पे फ्रीज होगा, तो ये 100 से नीचे फ्रीज होता है, लेकिन खास बात ये कि दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट जो है सोल्यूशन का वो बिल्कुल सेम है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन किसके ऊपर है, तो क्वेश्चन ये आता है फ्रीजिंग के ऊपर आ रहा है, मतलब डेल्टा TF के ऊपर क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना, क्योंकि फ्रीजिंग की बात हो रही है। अब डेल्टा TF से आप क्या जानते हैं? डेल्टा TF से तो हमसे फॉर्मूला जानते हैं, एंड द फॉर्मूला इज डेल्टा TF इज इक्वल्स टू I इंटू KF इंटू मोलैलिटी। हम तो यही जानते हैं, ठीक है ना। दो सोल्यूशन है तो हम एक काम करते हैं, दो बार लिख देते हैं, डेल्टा TF इक्वल्स टू KF, I भी ले लेते हैं, I इंटू KF इंटू मोलैलिटी। ये तो मैंने आंसर दे दिया आपको,
ठीक है, अब क्या करा जाए, फ्रीजिंग पॉइंट हमें मोलर मास निकालना है Z का, तो ये जो काम हो रहा है ये Z के लिए चल रहा है और ये जो काम चल रहा है ये यूरिया के लिए चल रहा है। अब सबसे पहले तो आप ये चेक कर लीजिए कि क्या क्या चीज़ें दोनों के लिए सेम है। पानी है तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट सेम, और सोल्यूशन का भी फ्रीजिंग पॉइंट सेम है, मतलब दोनों के लिए डेल्टा TF जो है वो सेम है। तो मैं टिक कर देता हूँ ये सेम है, करेक्ट। और जो दूसरा सब्सटेंस है उसके लिए हमें कुछ बताया नहीं गया है कि वो इलेक्ट्रोलाइट है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, कोई भी बात नहीं बोली गई, तो हम उसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट ही मानेंगे। जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो I भी सेम हो गया, क्योंकि दोनों का सॉल्वेंट वाटर है तो KF की वैल्यू भी सेम हो गई, करेक्ट। मोलैलिटी तो अलग होगी क्योंकि दोनों के मास अलग अलग ले जा रहे हैं, मोलर मास भी अलग अलग होंगे, तो मोलैलिटी ही अलग अलग है। तो ये बात तो तय है कि इस बात को यदि मैं ऐसे लिखूं, डेल्टा TF I इंटू KF, इन दोनों को नीचे ले आऊं, इज इक्वल्स टू मोलैलिटी। मोलैलिटी किसके लिए हम बात कर रहे हैं, हम यूरिया के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखें तो डेल्टा TF अपॉन I इंटू KF, और यहाँ पे मोलैलिटी की बात करते हैं और किसकी बात कर रहे हैं, Z की। ये वैल्यू और ये वैल्यू तो सेम है, और जब ये दोनों बातें सेम है तो हम दोनों की मोलैलिटी को आपस में रिलेट भी तो कर सकते हैं। यूरिया की मोलैलिटी और मोलैलिटी ऑफ Z को आमने सामने रख सकते हैं, क्योंकि ये चीजें तो दोनों के लिए बिल्कुल सेम आ रही है। मोलैलिटी मोल्स ऑफ यूरिया, मोल्स गिवन मास, व्हाट इज द गिवन मास ऑफ यूरिया 7.5, मोलर मास 60, मास ऑफ द सॉल्वेंट, व्हाट इज द मास ऑफ द सॉल्वेंट, मास ऑफ द सॉल्वेंट मतलब WA लिख देते हैं, सॉल्वेंट मास, ठीक है ना। क्या आएगा, आपको दे रखा है 100 ग्राम ऑफ वाटर, केजी में चेंज कर लेंगे, 1000 डिवाइड कर देंगे, लेकिन दोनों के लिए मास ऑफ द सॉल्वेंट तो सेम ही आएगा, तो लोड लेना ही नहीं है। यहां पे पहले हम इसका मोलर मास निकालते हैं, तो 42.75 तो गिवन मास है, मोलर मास तो अननोन है, हम उसे Z ही लिख देते हैं, और मास ऑफ द सॉल्वेंट तो इसके लिए भी सेम आएगा। अब जब ये सेम आएगा तो लिख के क्यों टाइम वेस्ट करना है, इसको हटा देते हैं। यानी अल्टीमेटली जो आपके पास अब चीज निकल कर आ रही है वो आ रहा है 7.5 बाय 60 इज इक्वल्स टू 42.75 बाय Z। तो क्या आप Z की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल। Z की वैल्यू हो जाएगी 60 इंटू 42.75 डिवाइडेड बाय 7.5। सॉल्व कर लीजिए, ये आंसर आपको मिल जाएगा, दैट्स ऑल। थोड़ी सी कैलकुलेशन तो करनी पड़ती है, बोर्ड्स का एग्जाम है, कॉम्पिटेटिव होता है तो फटाफट आंसर्स आ जाते हैं, कैलकुलेशन इतनी टिपिकल नहीं होती, यहाँ थोड़ी सी लेंदी होती है लेकिन की जा सकती है। फाइन, तो इक्वेशन आई होप आपको बात समझ में आई होगी। तो कैसे एक सोल्यूशन से दूसरे सोल्यूशन को रिलेट किया जा सकता है, तो जब भी दो टाइप के इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाए तो आप ऐसा ढूंढिए दोनों में कि क्या चीज सेम है, जो चीज दोनों में सेम है उसके साथ आप दोनों इक्वेशंस को रिलेट कर लीजिए और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। जैसा मैंने किया ना, जो जो चीजें सेम थी उनको अलग साइड में ले लिया, बची हुई चीज को आपस में रिलेट कर दिया, क्योंकि बाकी चीजें जो सेम थी, अगर ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है और ये दोनों चीजें सेम है तो ये दोनों बराबर ही तो होंगी, बस ऐसे रिलेट करके फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है आपको। फाइन, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। लास्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड टू बी डिसॉल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री, लोअर्स इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है 1.5। मैंने बोला ना 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, मतलब ये डेल्टा TF की बात की जा रही है, ठीक है। तो डेल्टा TF पे सीधा सीधा क्वेश्चन है, दिमाग में रहना चाहिए। अब डेल्टा TF की यदि हम बात करें तो I KF, I को कभी मत भूलो, है ना, KF इंटू मोलैलिटी, क्योंकि एस्कॉर्बिक एसिड है और हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन अल्फा अल्फा इंट्रोड्यूस किया नहीं गया है, तो हम I की वैल्यू 1 ही मान लेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट समझते हुए चल जाएंगे। वैसे तो एसिड्स होते हैं, बहुत वीक एसिड होते हैं, लेकिन अल्फा इंट्रोड्यूस किया जाता तो हम सोचते, लेकिन ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो हम अल्फा की वैल्यू 1 ही मान लेंगे। डेल्टा TF 1.5 केल्विन, शायद यही था, लोअर्स इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस, राइट, चेंज है, चेंज 1.5 डिग्री सेल्सियस और 1.5 केल्विन, एक ही बात, ठीक है। आगे I की वैल्यू तो देनी नहीं है, 1 ही मान लो। KF दिया हुआ है, सॉल्वेंट कौन है इस बार सॉल्वेंट है एसिटिक एसिड, तो देखिए KF की वैल्यू चेंज हो गई 3.9 केल्विन kg पर मोल, केल्विन से केल्विन कट सकता है। नाउ मोलैलिटी, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कितना लिया जा रहा है, मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड पता नहीं है, मोलर मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड 176, मास ऑफ द सॉल्वेंट 75 ग्राम एसिटिक एसिड में, केजी में चेंज करेंगे 1000। बस अब आपको क्या करना है, आपको x की वैल्यू निकाल लेनी है। अब ये तो आप जानते ही हैं, 1.5, 176, 75 बाय 3.9 इंटू 1000, सॉल्व कर लीजिए, आंसर मैंने निकाल दिया है, आंसर विल बी 5.07 ग्राम्स। ओके, तो आई होप गाइज आपको अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। इतनी देर में इस चैप्टर को इसी ढंग से रिवाइज किया जा सकता है, बस अब आप इसकी अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा और उसके बाद आप पास 14 ईयर्स के पेपर्स को देख सकते हैं, आपको सारे क्वेश्चंस जाने पहचाने लगेंगे। ओके गाइज, तो इस वीडियो में तो इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तब तक खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का भी ध्यान रखिए। जय हिंद।